जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता है वो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है और एंशियंट हिस्ट्री एनडीए के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि एनडीए की हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। और एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और एनडीए की मार्किंग के हिसाब से ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 8 मार्क्स के होते हैं और ये जो 8 मार्क्स है मेरिट के हिसाब से काफी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उस टाइम उसका क्या कल्चर था, कैसी सिटीज थी और माइनिंग में क्या क्या औजार मिले हैं, कोइंस, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है, लेकिन जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है, यानी इस टाइम लोग स्टोन एज से निकलकर कॉपर एज में या मेटल से इंट्रोड्यूस हो चुके थे और वो मेटल के बारे में जानने लगे थे और जिन्होंने सबसे पहले उस मेटल को पहचाना वो मेटल था तांबा। और ये जो सिविलाइजेशन थी ये लंबे समय तक चली और इसके 3 पार्ट थे। पहला था प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो 3300 बीसी से 2500 बीसी तक कंटिन्यू होती रही। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे ये सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। और जो सेकंड स्टेज है वो है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता यानी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस टाइम ये सभ्यता थी ये अपने पीक पर थी और कम से कम ये अपने इस टाइम 600 वर्षों तक अपने पीक पे रही, यानी अपने द बेस्ट स्टेट में थी ये सिविलाइजेशन। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता वो थी 2500 बीसी से 1900 बीसी तक। और जो लेटर स्टेज सिविलाइजेशन है यानी उत्तर हड़प्पा सभ्यता वो 1900 बीसी से 1300 बीसी तक चली। इसका मतलब जो मैच्योर स्टेट थी वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया सभ्यता का, और पतन होने के बावजूद भी ये सभ्यता 1900 बीसी से 1300 बीसी तक चलती रही। आगे हम इस सिविलाइजेशन की घाटी सभ्यता का विस्तार, आकार और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि इसका विस्तार कैसा था, उसका आकार कैसा था जियोग्राफिकली और उसका एरिया कितना था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में काफी लंबी दूरी तक फैली हुई थी और ये नॉर्थ में मांडा जो आज जम्मू कश्मीर में है वहां तक फैली थी और साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक थी। और इसका विस्तार ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी और वेस्ट में सुतका गेंडोर जो कि आज बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान हम जानते हैं पाकिस्तान में है। आगे हम इस सभ्यता के आगे इस डायग्राम को देखते हैं जिससे हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मांडा नॉर्थ में, साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतका गेंडोर। और हम इनके बीच की दूरी को भी देख सकते हैं कि मांडा और दाइमाबाद के बीच की दूरी थी 1400 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट इसकी दूरी थी 1600 किलोमीटर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में थी। आगे ये डाटा आपने डायग्राम में देख लिया था। इसके बाद है कि इस सभ्यता का आकार, यानी जब हम इसको ऊपर से सैटेलाइट मैप में देखते हैं आज, तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार होता ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल के रूप में थी। आज भी कई स्टेट के और कंट्रीज से रिलेटेड साइज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि राजस्थान का आकार कैसा है, तो हम बताते हैं कि इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका आकार त्रिभुजाकार था। और जितने भी आज हमें डाटा कलेक्ट करते हैं इनकी जो माइनिंग साइट्स के आधार पर कि जितनी भी साइट्स मिली है, इसके आधार पर ये जो जितने एरिया में फैली थी वो एरिया लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था। और जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ताम्रपाषाण युग की सभ्यता थी। लेकिन जो इसका मैच्योर स्टेट था, यानी जो ऊपर जो 3 स्टेट थे उसमें जो बीच वाली स्टेट थी 2500 बीसी से 1900 बीसी तक, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी जब ये सभ्यता बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी तो इन सभ्यता के लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था। वो कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे और उनसे अपने औजार बनाते थे काम लेने के लिए। अब आगे देखते हैं इस सभ्यता के प्रमुख शहर की जो मेन सिटीज थी अपने पीक पे सभ्यता के। तो इसमें मेन सिटीज कौन सी थी? पहली थी हड़प्पा जो कि आज पंजाब में है। दूसरी थी मोहनजोदड़ो सिंध में। तीसरी थी चहुंदड़ो सिंध में।
चौथा था लोथल गुजरात। अब पहले देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा, जैसा कि सभ्यता के नाम से वाकिफ हो आप कि हड़प्पा से सबसे पहले खुदाई हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में भी जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो है ये सबसे फेमस साइट है इस सिविलाइजेशन की जो भी खोदी गई, क्योंकि ये मोस्ट प्रिजर्व्ड स्टेट में थी, यानी सबसे संभाली हुई अवस्था में थी। इसकी बहुत सारी चीजें इंटैक्ट मिली है आज भी हमें। और तीसरी थी चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो था ये सबसे बढ़िया सिटी थी किसी चीज को बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी कारीगर रहते थे यानी कलाकार थे हड़प्पा सभ्यता के, वो चहुंदड़ों में रहते थे। और चौथा है लोथल। लोथल थी हड़प्पा सभ्यता की पोर्ट सिटी, बंदरगाह। यहां से डॉक यार्ड भी मिला है प्रिजर्व्ड स्टेट में। ओके। पांचवा है कालीबंगा, राजस्थान। अब कालीबंगा है ये राजस्थान में है। इसका जो मीनिंग होता है कालीबंगा वर्ड का वो होता है काली चूड़ियां। और कालीबंगा है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पे फार्मिंग के हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे फार्मिंग होती थी सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे आज हम खेत को जोतते हैं वैसे भी वहां के लोग खेत को जोतते थे। और छठा है बनावली, हरियाणा, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में आता है। और सातवां है धोलावीरा, गुजरात। यहाँ से जो है वो चावल की खेती के अवशेष मिलेंगे, यहाँ चावल भी उगाया जाता था। आगे हम पढ़ते हैं नगर योजना और संरचना की। इतनी बड़ी जो मैच्योर स्टेट में सिविलाइजेशन थी, इसकी जो डिजाइन थी और मैनेजमेंट था और वो जो स्ट्रक्चर था इस सभ्यता का वो कैसा था। तो जो अपने पीक स्टेट में हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी, और इसके जो भी सिटीज थे उनको एक मैनेज करके और उनको एक मैप के हिसाब से बनाया गया था और लोगों को वहां पे बसाया गया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता थी वो, इसमें जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी 90 डिग्री एंगल में। और उन 90 डिग्री एंगल के बीच में जो जितने भी स्क्वायर थे वहां पे लोगों के घर बने होते थे, और बड़ी से बड़ी सड़क और छोटी से छोटी सड़क सभी एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। और अगली बात है कि इसमें जो आम लोग थे नगर में, कॉमन पीपल, और जो रूलिंग पार्टी थी यानी जो शासन करते थे, उन दोनों के लिए रहने के लिए जगह अलग अलग थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आवास अलग, कॉमन पीपल अलग जगह रहते थे, और जो शासन करते थे उनका उन लोगों से दूर थोड़ी शहर के बाहर ऊंची जगह पर एक किला बना होता था, यानी फोर्ट, वहां पे वो रहते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं जितने भी दुर्ग बने हैं लोग नीचे रहते थे, और जो पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना होता था सिक्योरिटी रीजन की वजह से, वैसे ही वहां पे पुरानी सभ्यता में भी वही होता था। और ये जो दुर्ग होता था ऊंचाई के ऊपर बना होने के साथ साथ परकोटे से भी घिरा होता था। अब परकोटे का मतलब होता है सिक्योरिटी वाल, जो कि नॉर्मल दीवार से काफी ज्यादा ऊंची होती है और मोटाई में भी अधिक होती है, जहां पे लोग उसके ऊपर भी चल सकते हैं और पहरा दे सकते हैं और चारों तरफ नजर रख सकते हैं। अगला है कि सभ्यता के मकान और सड़कें बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पक्की ईंटों का मतलब है कि ईंटों को आग से पकाया गया था। वहां के लोग आग आग से ईंटों को पकाना जानते थे, और उन्हीं से जितने भी मकान बने हैं, सड़कें बने हैं, नालियां बनी है, वो सभी इन्हीं प्रकार की ईंटों से बनी हुई थी। अब ये जो नगर योजना और संरचना, ये जितने भी फैक्ट है, ये सारे ऊपर जो जितनी भी 7 सिटीज मैंने एक्सप्लेन की थी, इन सारी सिटीज में सेम है ये। और आगे भी मैं जो बताऊंगा वो सारी सिटीज में सेम है। बेसिकली ये पूरा सिविलाइजेशन जितने भी जो प्लेस को मैं मेंशन कर रहा हूँ उन सब में ये सेम थी। ओके। न कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए था, ये उन ऑल टू टोटल 7 सिटीज थी, सबके लिए ये फैक्ट सेम है। अगला है कि इस सभ्यता में जल और अपशिष्ट निष्कासन की उचित प्रबंध था। अब उचित प्रबंध से मतलब है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था, कि ऊपर सड़कों का जाल बिछा था, सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती थी, लोगों के लिए अच्छे मकान बने थे, बाहर शासन करने के लिए किला बना था। इसके अलावा हर घर में स्नानघर होते थे, और जितना भी लोगों का पानी और अपशिष्ट होता था वो अंडरग्राउंड नालियों के माध्यम से, सीवर के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब गंदगी नहीं होती थी इस शहर में। और आगे जो स्ट्रक्चर मिले हैं कई मोहनजोदड़ो, मैंने पहले बताया कि जो सबसे सही अवस्था में यानी अपनी प्रिजर्व्ड स्टेट में जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। उनमें से सबसे बढ़िया है विशाल स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा बाथ हाउस, और दूसरा है उसका जलाशय, यानी एक स्नान घर के साथ साथ उससे इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के लिए भी उसकी जगह थी, वो मिली है वहां पर। और उस जलाशय में क्या है, एंटर करने के लिए सीढ़ियां हैं, और आगे इसका पिक्चर भी है।
आगे वीडियो में आएगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में अनाज का गोदाम मिला है। अनाज का गोदाम हो गया वेयर हाउस, जहां हम चीजों को स्टोर करते थे या फिर अनाज को स्टोर किया जाता था, जैसे आज गवर्नमेंट के साइलोज होते हैं। ओके, उसके बाद है कि हड़प्पा में भी 6 अनाज के गोदाम मिले हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था कि ये सारे फैक्ट सारी सिटीज के लिए सेम है। मोहनजोदड़ो में भी सेम है, हड़प्पा में भी सेम है, लोथल में सेम है, कालीबंगा में सेम है, चहुंदड़ो में सेम है, बनावली और धोलावीरा में, सारी सिटीज में ये फैक्ट सेम है। तो हड़प्पा में 6 अनाज के गोदाम मिले हैं और जो मोहनजोदड़ो का अनाज का गोदाम था उसका साइज यानी जो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी और जो हड़प्पा के 6 गोदामों की स्टोरिंग कैपेसिटी थी दोनों की बराबर थी। ओके, तो उनकी डिजाइन इस प्रकार थी कि वो सेम अमाउंट में चीजें स्टोर कर सके, चाहे वो एक हो और चाहे वो छोटे 6 चीज हो। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इसकी जितनी भी सिटीज थी, इनके जो मकान थे उनके सब में एक बाथ हाउस था, यानी लोगों के नहाने की जगह थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये कंपलसरी हो, नहाना को वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे अपनी हाइजीन को। तो ये सभ्यता हाइजीन को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। अगला है कृषि यानी फार्मिंग। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो फार्मिंग तो जरूरी होगी, क्योंकि बिना फार्मिंग के अनाज पैदा नहीं होगा, बिना अनाज के लोग काम कैसे करेंगे। तो इनका जो एक ग्रुप था, एक जो तबका था समाज का, वो फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड था। और सिंधु सभ्यता में कई जगह से जूते हुए खेत के भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि मैंने कालीबंगा में बताया। तो वो अनाज उगाते थे, हर एक वर्ग उगाता था हर एक बड़ी सिटी में। और सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व काल में, यानी जो मैच्योर स्टेट थी इस टाइम में 2500 बीसी के टाइम पे, तो वहां पे रेन की मात्रा अधिक थी, वर्षा की मात्रा, जो कि आज के जो क्लाइमेट स्पेशलिस्ट है वो बताते हैं कि इस टाइम वर्षा बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज जहां से वो सिविलाइजेशन मिली है वहां वर्षा की मात्रा सिर्फ 15 सेंटीमीटर ईयरली है। तो देख सकते हैं कि आपकी क्लाइमेट का कैसा असर पड़ता है कि 2000 साल पहले वो लोकेशन कैसी थी और आज वो कैसी रह गई। तो ये अधिक वर्षा होने के कारण ये सभ्यता प्रदेश था वो बहुत ज्यादा धनी था वन संपदा में, यानी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे। तो लोग वहां डेली यूज के लिए लकड़ी काम ले सकते थे, खाना पका सकते थे, ईंटें पका सकते थे। और हर साल है जो सिंधु नदी में बाढ़ आती थी। तो हम देखते हैं कि बाढ़ हमेशा बुरा नहीं करती, हमें जान माल का नुकसान करती है तभी बाढ़ बुरी होती है। वरना बाढ़ हर साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे आज गंगा का मैदान भी है, उसमें बाढ़ के साथ मिट्टी आती है और हर साल खेत में उपज वो बढ़ती है। तो इसी तरह नदियां थी वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती थी और वो हर साल खेत की मिट्टी को बदलती रहती थी और वहां उत्पाद भी अच्छा होता था। तो अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें, खेती होती थी तो उनकी कोई मेजर जो है क्रॉप्स भी होती होगी। जैसे आज भी हम कई फसल है वो अच्छे से बोते हैं, प्रॉफिट के लिए बोते हैं या फिर खाने के लिए बोते हैं। तो उनमें प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूं, वीट, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों व चावल। तो ये जो इतनी जो क्रॉप्स है ये उनकी मेन थी, यानी खाने के लिए और डेली नेसेसिटी के लिए। और अगला है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन सिटीज है वो ज्यादातर अर्ध शुष्क इलाकों में थे, यानी वहां पे अच्छी तरह बारिश नहीं होती थी, लोग ज्यादातर मानसून पे डिपेंड रहते थे। नदियां केवल सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही थी, बाकी थे वहां पे उनको रेन पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो अफगानिस्तान है, वहां पे एक सोर्तुगुई नामक स्थान है, वहां पे नहर की सिंचाई के प्रमाण मिले कि वहां के लोग नहर सिस्टम से भी परिचित थे, केनाल सिस्टम से भी, और वो नहर बनाना जानते थे और वहां से यानी दूर से पानी अपने तक लाना जानते थे। और ये एक जो मेन फैक्ट है, ये वन लाइन फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी वो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाते थे, यानी वो कपास उगाना भी जानते थे, उसको प्रोसेस भी करना जानते थे। जब आगे इंडस्ट्रीज की बात आएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तब आप देखेंगे कि कपास को वो उगाना भी जानते थे, उसको प्रोसेस करके उसके कपड़े बनाना भी जानते थे। अगला है पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन, कैटल रेजिंग और लाइव स्टॉक। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अब जहां भी खेती होती है वहां पशुपालन होता है, ये दोनों हैंड टू हैंड है, एक साथ, एक दूसरे के बिना नहीं होते ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बैल को पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर, मतलब ये इतने जानवर थे, इनको पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। और इसमें जो कुबड़ वाला सांड है इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो वहां से जितने भी मोहरे या स्टैंप मिले हैं मिट्टी के, वहां पे उनमें कुबड़ वाले सांड की अधिकतर मूर्तियां मिली है कि कुबड़ वाले सांड को उस पर उकेरा गया है। अगला है कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली के पांव के निशान भी मिले, यानी इनके फुटप्रिंट्स मिले, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता में ये जानवर भी एग्जिस्ट करते थे और लोग इनको पालते थे। तो इससे ये हो सकता है कि आज जैसे हम स्ट्रेस रिलीव के लिए कुत्ते और बिल्लियों के साथ टाइम बिताते हैं,
वैसे भी वो लोग इनको पालते थे, इनको पसंद करते थे। और अगला है कि गधे और ऊंट पालने के भी प्रमाण मिले हैं। तो गधे और ऊंट क्या काम आते हैं? बोझा ढोने के लिए, या फिर ऊंट आ गया वो डेजर्ट क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कालीबंगा भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक प्रमुख सिटी थी, और जो कि राजस्थान में और राजस्थान डेजर्ट में है। तो हड़प्पा से इधर आने के लिए ऊंट काफी काम आ सकते हैं, और बीच में ये सामान भी ढो सकते हैं। जैसे कि 4 ऊंट हो गए, एक पे 2 पे इंसान चढ़ गए और 2 पे उन्होंने अपना सामान डाल लिया, तो वैसे भी काम आ सकते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटड़ा नामक स्थान पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये जो सुरकोटड़ा है ये भी लोथल की तरह एक पोर्ट सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो वहां पे है वो घोड़े के अवशेष मिले हैं, और यहाँ के लोग हाथी, गेंडे और बाघ से भी परिचित थे। यानी लोग ऊपर जो जानवर थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट, इन सबको ये लोग पालते थे। और जो हाथी, गेंडा और बाघ है, इन जानवरों से वो परिचित थे कि अगर उनको सूंड वाले जानवर की तस्वीर दिखाई जाए तो वो कह देंगे कि ये हाथी है। तो ये हो गए, उन 3 जानवरों से परिचित थे। अगला है शिल्प और तकनीकी ज्ञान। अब शिल्प का मतलब हो गया आर्ट, जैसे कि मूर्तियां बनाना, गहने बनाना, और तकनीकी ज्ञान जैसे वो आर्किटेक्चर हो गया, उन्होंने जैसे वो नालियां बनाई, घर बनाए, दुर्ग बनाए, ये सब तकनीकी ज्ञान में आ गया, कला और तकनीकी ज्ञान। तो नगरीय हड़प्पा सभ्यता थी, जो अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी वो ब्रोंज बनाना जानते थे, इसका मतलब उन्होंने तकनीकी ज्ञान था, वो मेटल्स के बारे में अच्छा तरह जानते थे, मेटल अलॉयज के बारे में। तो यहाँ के लोग कांस्य के निर्माण और उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे, क्योंकि जब अब माइनिंग हुई तो वहां पे लोगों को कई कांस्य के बर्तन मिले, कांस्य के स्टेच्यूज मिले। और हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार के शिल्पकार थे, मतलब जो वहां से चीजें मिली है उनसे यह पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के यहाँ पे आर्टिशन थे। जैसे कि कपड़े बनाने वाले, स्थापत्य करने वाले, गहने बनाने वाले, और और भी कई प्रकार के थे। तो यहाँ पे पहला है कि सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं। जो ये सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और उनकी कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। जैसे चरखा होता है, वैसे ही एक धागे की कताई के लिए तकली होती है। तो लोग सूती कपड़ा यानी कपास को उगाना भी जानते थे, उनका धागा बनाकर उन्हें कपड़े में बदलना भी जानते थे। इसका मतलब वो लोग डेवलप थे। अगला है स्थापत्य। स्थापत्य यानी डेकोरेशन, पत्थर की मूर्तियां बनाना, किसी घर के बाहर किसी घर को अच्छी तरह बनाना, डेकोरेशन बनाना, दीवार के अंदर गुफा खोदना, ये सब स्थापत्य में आ गया। तो ये भी कई महत्वपूर्ण भवन मिले हैं, क्योंकि स्थापत्य बढ़िया था। जैसे कि अनाज के गोदाम, दुर्ग, विशाल स्नानघर, तो ये सब आर्किटेक्चर में आ गया। उनका आर्किटेक्चर यानी किसी मकान को बनाना, उसका डेकोरेशन करना, बाहर पत्थर की मूर्तियां लगाना, उसके भवन पे कुछ उकेरना, बीच में पिलर रखना, तो ये सब स्थापत्य में आ गया। तो वहां अनाज के गोदाम मिले हैं, तो देख सकते हैं कि अनाज का गोदाम काफी बड़ा था। तो बिना स्थापत्य या बिना कुशल कारीगर के ये सब संभव नहीं है। और हम देख ही सकते हैं कि दुर्ग बनाने में दुर्ग कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि जो अंदर रहने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए, और बाहर से जो आएगा अंदर उससे बचने के लिए, और विशाल स्नानागार। तो ये बात हाउस था, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन था। अब नीचे देख सकते हैं ये विशाल स्नानागार की फोटो है, ठीक है। और ये जो बीच में दिख रहा है, जहाँ पे ये अभी बॉक्स है, तो ये बीच में है, ये वो है उसका पौंड, जलाशय। तो ये जो इसके चारों तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पौंड है, ये फिलहाल फोर्ट में है। ये मोहनजोदड़ो का फोर्ट है। पूरी पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, ये मोहनजोदड़ो का किला है, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव बनाना भी जानते थे। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पोर्ट सिटीज थी, वो डेवलप थी। मेन सिटीज में थी लोथल, जो बंदरगाह थी, तो वहां के लोग अवश्य नाव बनाना जानते थे। और हम एक फैक्ट और देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो आज उनके बीच की दूरी अगर मापी जाए तो वो है 483 किलोमीटर। और वो दोनों जो सिटीज थी वो सिंधु रिवर से कनेक्टेड थी। तो अब देख सकते हैं कि लोग अगर फास्ट से फास्ट जाएंगे तो नदी के रास्ते आ जा सकते हैं। तो वो बेसिकली नाव बनाना जानते थे। और जो मेसोपोटामिया में जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर यह पता चलता है कि वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता की कई चीजें भी वहां की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। तो वो नाव बनाना जानते थे। यहाँ सोने चांदी का काम करने वाले भी रहते थे, बेसिकली गोल्ड स्मिथ। वो सोना चांदी और रत्न के आभूषण बनाना जानते थे। और अगला है कि ये जो सोना चांदी आता था वो अफगानिस्तान से आता था, इसके सबूत अफगानिस्तान से आने के मिले हैं। और जो रत्न है, स्टोन्स है, वो साउथ इंडिया से आते थे। अगला है मणि निर्माण, जो बीड है। मणि आज हम देख सकते हैं, लाल मणि, पुखराज, नीलम,
तो ये जो अंगूठियों में पहनने वाले स्टोन, और तो ये सब वो लोग बनाना जानते थे, हाथों से बनाना जानते थे। और जो बनाने वाली जो प्रमुख सिटीज थी वो थी चहुंदड़ो, और चहुंदड़ो है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। अगला है कि यहाँ चाक से मर्द भांड बनाने की कला भी विकसित थी, यानी यहाँ पर कुम्हार भी रहते थे और वो बड़ा अच्छा पोट्री बनाते थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के, उनकी डिजाइन भी बड़ी अच्छी होती थी। वो अलंकृत होते थे, कोई लाल होता था, कोई नीला होता था, कोई काला होता था, काले मर्द बांड पे लाल पट्टियां होती थी या उस पर अलग अलग चित्र बने होते थे। और बेसिकली वो क्लास के हिसाब से बने होते कि उन्हें उनकी डिजाइन भी उस हिसाब से होती है कि उनको यूज करने वाले की स्टैंडिंग क्या है, सोशल स्टैंडिंग क्या है। और एक फैक्ट है कि टेराकोटा मूर्तियां, यहाँ से टेराकोटा मूर्तियां मिली है, और टेराकोटा मूर्तियों का अर्थ होता है कि वो मूर्तियां मिट्टी की जिन्हें गीली मिट्टी से बनाया गया हो, उकेर के उन पर सारे मूर्ति को एक बढ़िया सा आकार और स्ट्रक्चर दे दिया गया हो, उसके बाद उस मिट्टी की मूर्ति को आग में पकाया हो जिससे उसका सारा पानी वेपोराइज हो जाए और वो मूर्ति अच्छी और मजबूत बने, जिससे वो मूर्ति लंबे समय तक टिकी रहे। और ऐसी बहुत सारी मूर्तियां वहां से मिली है, और कांसे की प्रतिमा भी वो बनाना जानते थे। तो आगे देखते हैं हम कांसे की प्रतिमा का चित्र। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मोहनजोदड़ो था वो सबसे प्रिजर्व्ड स्टेट में मिला था, यानी जो सबसे अपनी द बेस्ट स्टेट थी वहां पे वो मोहनजोदड़ो की चीजें थी। हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर चीजें थी या जो ईंटें थी, स्ट्रक्चर थे, वो लोग ईंटें उठाकर ले गए थे। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, जिन्हें भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट का पिता कहा जाता है, वो उनका भी यही कथन है कि अगर हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाली ईंटों का काम में लिया जाए तो 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। तो आगे देखते हैं, ये नर्तकी की प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक हाथ में उसने पूरे ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, दूसरे हाथ में एक बाजूबंद और एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, और इतिहासकारों के हिसाब से ये पूरी नेकेड है और इसके पीछे ये बाल बनाए हुए हैं। तो वो उन्होंने ब्यूटी को अप्रिशिएट किया है, और ये इसे कहते हैं फीमेल डांसर। नेक्स्ट है व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार केंद्रित थे,